चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करते हैं। यस कमिंग। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक ये 12th पार्ट का यानी फिजिकल पार्ट का 12th का चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक इस नेम से ही पता चल रहा है, इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग को मेनली क्या स्टडी करनी है। केमिकल काइनेटिक, काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है? मोशन। ठीक है, और केमिकल यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस लाइक जो भी रिएक्शन हो या केमिकल जो भी फिनोमेना हो उसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। ठीक है, काइनेटिक यानी मोशन, मोशन का मीनिंग कि स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है। ऐसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों दो टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिक्स की तरह स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं करनी है। आप यहाँ पे स्पीड भी बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर फिजिक्स के टर्म में बात करते तो वहाँ पे गलत हो जाता, वहाँ पे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के टर्म में बात करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का यूज मत करना। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी केमिकल काइनेटिक का मीनिंग यह हो गया, लिख लेना, इट डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को रिएक्शन के स्पीड को डिफाइन करनी है या वेलोसिटी को डिफाइन करनी है। तो जहां पे वेलोसिटी है, स्पीड है, इसका मीनिंग क्या? रेट को हम डिफाइन कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। या स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग क्या? हम रेट को डिफाइन करते हैं। तो स्पीड बोल ले या वेलोसिटी बोल ले, इसका मीनिंग हो गया ये रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रिएक्शन की स्पीड को डिफाइन कर रहा हूं, रिएक्शन की वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा हूं। इट मीन्स हम फाइनली क्या डिफाइन कर रहा हूं? रेट को डिफाइन कर रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, चलो नोट करो। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया, तो सबसे पहले हम लोग देख ले कि जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होंगे इसको हम लोग डिफाइन कर ले। तो फर्स्ट, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सेकंड स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड जो होगा वो मॉडरेट रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन का टाइप्स 3 है। 3 टाइप्स का रिएक्शन हम लोगों को इसमें डिफाइन करनी है, बहुत फास्ट हो या बहुत स्लो हो और नहीं तो मॉडरेट हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो। और अब रेट का मीनिंग जो यहाँ पे हम लोग आर डिफाइंड की है, तो ये आर क्या हो सकता है, यानी आर इक्वल्स टू डेल्टा सी अपन डेल्टा टी। अब डेल्टा सी क्या है आगे हम लोग इसमें करते हैं।
डेल्टा सी का मीनिंग सिंपल सी बात है, रिएक्शन को हम लोग मेनली किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, या प्रेशर के टर्म में। तो डेल्टा सी का मीनिंग हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है, या प्रेशर के टर्म में करेंगे तो चेंज इन प्रेशर, क्योंकि रिएक्शन है तो अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहां पे दो टर्म आएगा, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा तो वहां पे दो टर्म होगा, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। सपोज कि मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, लिखना नहीं है, ये कोई रिएक्टेंट मैं आर लिया, अब ये रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनाएगा, ये दो टर्म आ रहा है, एक रिएक्टेंट पार्टिकल और दूसरा प्रोडक्ट पार्टिकल्स। अब ये भी मोर देन वन हो सकता है, ये भी मोर देन वन हो सकता है, प्रोडक्ट भी दो तीन हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी दो तीन हो सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, यानी एक टर्म रिएक्टेंट होगा, दूसरा टर्म प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ और होगा, रिएक्टेंट का कुछ और होगा। अगर ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया तो 100% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो 100% तो नहीं होगा, इसका कुछ अमाउंट यानी प्रोडक्ट बनेगा, जो यहाँ पे कंज्यूम होगा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, रेस्ट इसके पास रहेगा। सपोज कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो 100 रुपीज है, आपको उसमें से किसी को कुछ अमाउंट देना है, सपोज कि 20 रुपीज देना है, तो जब तक आप किसी को नहीं दे रहे हैं रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, जब तक आप नहीं दे रहे हैं तो रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मीनिंग प्रोडक्ट नहीं बन रहा, आपके पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है। लेकिन जैसे आप उसमें से 10-10 निकालते गए, 10 निकाले 100 था, कितना बच गया आपके पास 90, फिर और 10 निकाल दिए, कितना बचा 80, तो प्रोडक्ट कितना बन गया टोटल 20, है ना। तो उसी तरह से यानी जब प्रोडक्ट यानी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, और कंप्लीट 100 का 100 दे दिया, इसका मीनिंग कंप्लीट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो डिपेंड करता है रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है, क्लियर। तो अब ये फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट में हम लोग हेडिंग देकर लिखेंगे फास्ट रिएक्शन के लिए। अब यहां से समझना है रेट, हम लोग फास्ट रिएक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, रेट अभी हम लोग डिफाइन किए हैं कि क्या होगा, डेल्टा सी अपन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते, देख सकते हो, देखो डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। तो अगर ये लार्ज हुआ तो रेट क्या होगा, स्लो होगा, और ये स्मॉल हुआ, टाइम पीरियड स्मॉल हुआ तो रेट क्या होगा, हाई होगा। तो डिपेंड इसी पे कर रहा है कि टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल वेरी लार्ज है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और ये कम है वेरी स्मॉल है तो इसका मीनिंग ये रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो और दूसरा तीसरा कंडीशन कि अगर ना तो वेरी लार्ज है और ना ही वेरी स्मॉल है तो क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो इसी पर डिपेंड करता है तीनों, तीनों जो मैं अभी बताया वो डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अब लिखते हैं हम लोग फर्स्ट में, यानी फास्ट रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन में पहला पॉइंट, व्हेन डेल्टा टी इज वेरी लार्ज, यानी डेल्टा टी है क्या, यहां पे लिख लेना टाइम पीरियड, वो देख लेते हैं टाइम पीरियड। हाँ ये फास्ट है ना, तो फास्ट है तो ये हो जाएगा स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये स्मॉल होगा तो ये हाई हो जाएगा। अब ये डेल्टा टी है क्या, टाइम पीरियड, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को प्रोसीड करने में, तो ये स्मॉल होगा तो इसका मीनिंग कि रिएक्शन फास्ट हो रहा, तो क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, ठीक है,
यानी टाइम पीरियड स्मॉल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर हाई होगा, ये हाई हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो फास्ट रिएक्शन रेट को डिफाइन कर सकता है? तो आयनिक रिएक्शन, इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, इधर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखो तो आयनिक रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शन। जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं फास्ट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उनकी हाई होती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे H प्लस आयन OH माइनस आयन H2O। ठीक है, ये आयनिक रिएक्शन हो गया। कोई भी आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो इस केस में जब फास्ट रिएक्शन होगा तो क्या इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फास्ट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और बहुत स्लो हो तो भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे थ्री टाइप्स का जो है, फास्ट, स्लो और मॉडरेट। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को जो डिस्कस करनी है वो मॉडरेट टाइप से करनी है, क्योंकि मॉडरेट का ना तो वेरी लार्ज है ये टाइम पीरियड और ना ही वेरी स्मॉल है। तो वैसे केस में मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसको हम लोग इजी वे में एक्यूरेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन cannot be measured accurately। ठीक है, तो इस केस में हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे फैन चल रहा, तो फैन चल रहा है तो इसमें हम लोग अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो उसको हम इजी वे में काउंट नहीं कर सकते। ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ पे, तो बहुत फास्ट चल रहा है तो उसको काउंट करना कि 1 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है वो मुश्किल है नॉर्मली। ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत फास्ट हो रहा है, यानी पलक झपकते अगर रिएक्शन हो गया तो फिर उसको हम लोग एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। और उसके लिए एग्जाम्पल कौन सा है? आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जितने भी हैं कैसा होता है? वेरी फास्ट होता है। उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत, यानी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाता है? रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। तो कोई भी आयनिक रिएक्शन हो वो जितने भी होंगे कैसा होंगे? फास्ट होंगे। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है? तो पहले हम लोग हाँ देख ले स्लो रिएक्शन का, उसके बाद मॉडरेट का देखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मॉडरेट स्लो रिएक्शन। अब यहां भी डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। स्लो रिएक्शन के लिए क्या है यहाँ पे? डेल्टा टी क्या होनी चाहिए? वेरी लार्ज। ये लार्ज होगा तो ये स्लो होगा। तो यहाँ पे मैं इसी में मिटाकर लिख दे रहा हूँ वेरी लार्ज। टाइम पीरियड यहाँ भी डेल्टा टी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वेरी स्लो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आयनिक रिएक्शन था, यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आयनिक रिएक्शन और भी कोई दूसरा भी आप लिख सकते हो।
जैसे मैं Ag प्लस ले लिया, I माइनस ले लिया, क्या बना लेगा? AgI सॉलिड। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये स्लो रिएक्शन के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइड इनटू डायमंड। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो प्रोसेस होता है, इसको हम डिफाइन एंड एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो वेरी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में रिएक्शन प्रोसीड करता है। यानी अगर मान ले तो कोई आप आयरन बॉडी लेकर के धूप में बैठ गए, बरसात में बैठ गए, मॉइस्चर में, तो हो सकता है आप में रस्टिंग हो जाए लेकिन आयरन में रस्टिंग ना हो। ठीक है, क्योंकि वेरी स्लो प्रोसेस है। तो इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है एक्यूरेट मेजर करना, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी अब मान लेते हैं कि अगर 1 साल लग गया रस्टिंग होने में, या 6 महीना लग गया, तो 6 महीना आप लेकर तो बैठे नहीं रहोगे। तो वहां टाइम फैक्टर मेन है, टाइम को एक्यूरेट कैलकुलेट करना। अगर टाइम एक्यूरेट मेजर कर लिए जी इतने समय में ये रस्टिंग हुआ, तो फिर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी एक्यूरेट बता सकते हैं। लेकिन मेन वही है कि नॉर्मली हम लोग एक्यूरेट टाइम इंटरवल पता नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल में प्रोसीड करने की वजह से। तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेटली जो है रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये टर्म इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना। दूसरा है ट्रांजिशन प्रोसेस, यानी कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है। चलो आप लिख लो उसके बाद में। तो वेरी स्लो प्रोसेस है, यानी ग्रेफाइट से डायमंड में मुझे चेंज करनी है। कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर है, जिसको फुलरीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के ही तीनों एलोट्रोपिक में, तीनों उसी एक ही फैमिली से हैं, लेकिन सबका प्रॉपर्टी से अलग अलग है। तीनों का जो है अलग अलग अपना रोल प्ले करता है। जहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वहीं डायमंड बैड कंडक्टर होता है, और ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। तो डिपेंड करता है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि ये 3D नेटवर्क फॉर्म में रहता है। मैं सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया था। तो 3D नेटवर्क में होने की वजह से ये ईच कार्बन एटम 4 यानी अदर 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। इसमें ईच कार्बन एटम अदर 2 कार्बन से लिंक्ड होता है। तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करता है और ये नहीं करता है। तो कंडक्टिविटी शो करने का मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रेफाइट और डायमंड में अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ग्रेफाइट का या डायमंड की? डायमंड की। ग्रेफाइट की नहीं होगी। किसका? क्या? तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी चीज किधर मूव करना चाहता है? स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है कि अनस्टेबल की तरफ? स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो अगर अनस्टेबल है तो उधर ये जाना चाहेगा जिधर के उसको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, लेकिन अगर स्टेबल है तो फिर वो अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों मूव करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। अगर आप जबरदस्ती उसको उधर ले जा रहे हैं, स्टेबिलिटी से अनस्टेबल की तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर उसमें काफी डिफिकल्टी आएगी, ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। तो ग्रेफाइट जो है स्टेबल होता है। ठीक है, और इसी वजह से वो अनस्टेबल की तरफ जाना नहीं चाहता है। और यही रीजन है कि ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करने के लिए मिलियन ईयर्स लग जाता है। नेचुरली जो डायमंड माइंस में मिलता है, खदान वगैरह मिलता है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है, तो ये मिलियन ईयर्स पहले कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म कार्बन से ही चेंज हुआ है। ठीक है, एक ही फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है ये तीनों।
जो एक कोल आता है, दूसरा ये ग्रेफाइट है जो पेंसिल में आप यूज करते हो, और ये तीसरा डायमंड है। तो डायमंड का जो है लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, बहुत कम, जो सबसे कॉस्टली होता है। और जो ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में मिलता है उसको हम लोग कोल बोलते हैं, इजी वे में मिल जाता है, चीप है, ठीक है। और उससे जो है मॉडरेट है तो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट 1 किलो कैलोरी, यानी अगर ये ग्रेफाइट, ये ट्रांजिशन प्रोसेस होता है, इसको ट्रांजिशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ग्रेफाइट से कार्बन का डायमंड फॉर्म में ले जाया जाए तो इसको 1 किलो कैलोरी हीट अगर दे दोगे, सप्लाई कर दोगे, तो ये डायमंड में चेंज हो जाता है। तो 1 किलो कैलोरी तो कोई ज़्यादा नहीं है, 1000 कैलोरी, उससे ज़्यादा तो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं खाने में। तो ये 1 किलो कैलोरी कोई लार्ज अमाउंट तो है नहीं हीट का, इतना तो इजी में कर जाना चाहिए। इतना देने में उसको मिलियन ईयर्स लगता है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है। एक्सेप्ट करेगा तब ना कन्वर्जन होगा, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में है, तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ क्यों जाना चाहेगा। तो रीजन यही है, ये स्टेबल होता है और स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं चाहता है, इसीलिए 1 किलो कैलोरी इसको हीट एब्जर्व करने में मिलियन ईयर्स लग जाता है। अगर इतना सस्ता रहता और इजी रहता, चलो 1 किलो कैलोरी हीट दे दे, ग्रेफाइट मार्केट से लाओ और 1 किलो कैलोरी हीट दे दो, डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक डायमंड मार्केट में महीने में सेल कर दो, पूरे साल भर बैठ कर खाओ, हो जाता ना। लेकिन इतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये भी बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अब मिलियन ईयर्स इंतजार करना पड़ेगा ना ग्रेफाइट से डायमंड में नेचुरली कन्वर्ट होने में। अब मिलियन ईयर्स में कितने पुश्त खत्म हो जाएगा, कितने खानदान खत्म हो जाएगा, पता है? आप जिंदा रहोगे तब तो क्या ये टाइम इंटरवल काउंट करना आसान है? तो जब टाइम पीरियड काउंट करना ही इजी नहीं है, तो फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या एक्यूरेट मेजर करना इजी है? डिफिकल्ट है ना। तो इसीलिए भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या कन्वर्जन या ट्रांजिशन ऑफ क्या ग्रेफाइट इनटू डायमंड, ये सभी प्रोसेस भी, यानी ट्रांजिशन प्रोसेस जनरली क्या होता है, ऑलवेज की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली ट्रांजिशन प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस होता है, और उस केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना एक्यूरेटली ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, एक्यूरेट। तो थर्ड पॉइंट देख लेना, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो मॉडरेट में क्या होगा, तो इसमें टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी न तो वेरी लार्ज होगा और नहीं वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसका मीनिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन भी न तो वेरी हाई होगा और नहीं वेरी लो होगा। तो यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट पॉइंट में, टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी इज नॉट वेरी लार्ज और नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉडरेट का, ना तो वेरी लार्ज होगा और ना ही वेरी स्मॉल होगा। तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ना तो वेरी हाई होगा और ना ही वेरी स्लो होगा, मॉडरेट होगा। तो लिख लेना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट वेरी हाई या वेरी फास्ट और वेरी स्लो, ठीक है। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन will be moderate type। तो मॉडरेट टाइप रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें
तो इस केस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना तो वेरी हाई होता है और नहीं वेरी स्मॉल होता है, यानी मॉडरेट टाइप से होगा। एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में ये कंप्लीट हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिया तो H2O2 का मैं डीकम्पोजिशन करा दिया, यानी कि हीट इसको सप्लाई कर दिया, तो हीट इसको सप्लाई करेंगे, डीकम्पोज होकर किसमें H2 और O2 में ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये और भी बहुत सारे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करा दो, यानी हीट सप्लाई कर दो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं मॉडरेट टाइप से रिएक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चलो लिखो यहां पे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये भी स्पीड पे ही डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन का टाइप्स वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड कर रहा था। लार्ज टाइम इंटरवल पे कैसा है, स्मॉल यानी स्लो, और स्मॉल टाइम इंटरवल पे फास्ट, और मॉडरेट पे मॉडरेट। अब यहाँ पे रेट यानी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो यहाँ भी 3 तरह का आएगा, एक आ जाएगा एवरेज, और दूसरा इंस्टेंटेनियस, और तीसरा आएगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके हम लोग। फर्स्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चलो नोट करो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग कि अगर डेल्टा टी देखो यहां पे डेल्टा टी का फंक्शन यहां भी आया वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज जब डेल्टा टी था यानी टाइम इंटरवल, तो रिएक्शन का टाइप्स क्या था वहां पे, कैसा था, स्लो था। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं रेट को डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे रिएक्शन को नहीं रेट को डिफाइन कर रहा हूं। डेल्टा टी अगर वेरी लार्ज होगा तो वेरी लार्ज का मीनिंग कि टाइम इंटरवल जो रिएक्शन होने की टाइम है, टाइम टेकन है, वो बहुत ज़्यादा गैप हो, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हो, जैसे 10 दिन 20 दिन 50 दिन इस तरह का लगा रहा हो। तो वैसे केस में डेल्टा टी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी लार्ज। और इस कंडीशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो एवरेज होगा। अब एवरेज का मीनिंग कि हम लोग इस तरह से, जैसे रेट हम लोग डिफाइन किए थे कि डेल्टा सी अपन डेल्टा टी ये लिख रहे थे, और डेल्टा सी हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। ठीक है, ठीक है, और टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन ये भी लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो ये वेरी लार्ज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज होगा। अब एवरेज का मीनिंग सपोज कि मुझे 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि एक स्पीड से आप जाएंगे नहीं। जैसे आप अभी यहाँ पे आपका व्हीकल है, अभी स्टार्ट नहीं किया है, मूव नहीं किया है, तब तक क्या उसका स्पीड क्या है, 0 है। अब जैसे स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा स्पीड और बढ़ेगा, यानी कि विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर कुछ उसका स्पीड बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि 0 से तो बड़ा होगा। इनिशियल में क्या था, 0 था, लेकिन और आगे बढ़ेंगे
2-4 मिनट बाद, तो आप बहुत ज़्यादा भी स्पीड हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक ही स्टेज में कितने तरह का आपको दिख रहा है वेरिएशन। एक बार तो एकदम जीरो है, उससे थोड़ा सा फिर स्टार्ट किए, कुछ मूव किए तो थोड़ा सा बढ़ा, और एक पिक पॉइंट भी आ रहा है ना। लेकिन अब आपको 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा समय भी तो लगेगा, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा, यानी कि टाइम इंटरवल क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। अब मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको 2 दिन लग गया, या 20 घंटे लगे, 30 घंटे लगे, या 20 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, जो भी लगा, तो टाइम इंटरवल तो लार्ज है ही, ठीक है। अब टाइम इंटरवल लार्ज है, उसके बाद डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, और इस बीच में आपका जो वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट यानी कि देखने को मिल रहा है, स्पीड कभी स्लो कभी फास्ट। आप गाड़ी जब चलाते हो तो अगर स्पेस खुला मिला, ट्रैफिक नहीं मिला, तो वेरी फास्ट करते हो, एक्सलेट कर देते हो गाड़ी को। लेकिन ट्रैफिक आ गया तो फिर क्या हो जाता है, उसका डिक्सलेशन हो जाता है। तो एक्सलेशन भी होता है, डिसलेशन भी होता है, कहीं रुकते भी हो, उस केस में वेलोसिटी उसका जीरो भी होता है। लेकिन जब आप रेट निकालते हो, जो हाँ हम 1000 किलोमीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल किए, और उतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना, सपोज कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको 20 आवर लग गया, तो आप तो ये पूरा का निकाल रहे हो ना, ईच एंड एवरी मोमेंट पे तो नहीं निकाल रहे हो। ईच एंड एवरी मोमेंट पे देखा जाए तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। आप पूरा ले रहे हो, जो हम यहाँ से चले थे वहां पहुंचे, और उस केस में मुझे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, अब टोटल टाइम कितना लगा, 20। इसका मीनिंग कि एक यानी घंटे में कितना लगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, रेट पता चलेगा। तो जो आप रेट निकाल रहे हो, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, बीच में वेरिएशन क्या कर रहे हो, एक्सलेट कर रहे हो या डिसलेट कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो ये इस तरह का जब डेल्टा टी वेरी लार्ज होगा, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज होगा, ठीक है। तो आप नोट करो ये। तो ये R इक्वल्स टू कितना होगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, और एवरेज रेट बताएगा ये, यहां पे एवरेज लिख लेना। अब ये R एवरेज हम लोग जो निकाल रहे हैं, तो डेल्टा C, अब इसमें केस फर्स्ट करके हम लोग लिख रहे हैं, केस फर्स्ट फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, प्रोडक्ट P, यहां पे रिएक्टेंट लिख लो, रिएक्टेंट R यहां पे लिख सकते हो, यहां पे जहां पे स्पेस हो लिख लेना। तो मैं केस फर्स्ट कौन सा ले रहा हूं, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए मैं एवरेज रेट निकालूं, तो ये मुझे मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। क्या दे रहा है, निगेटिव, यहां पे आ रहा है निगेटिव। निगेटिव आने का सेंस क्या है, निगेटिव का मीनिंग क्या होगा, रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो यहां पे लिखा हूं निगेटिव। रेट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। मास जैसे ऑलवेज क्या होता है, टाइम, मास, ये सब निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। उसी तरह से रेट भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट मैं यहां पे निगेटिव लिखा हूं। तो निगेटिव का सेंस क्या है, क्या, आप देखो यहां पे लिख लेना, हियर नेगेटिव साइन shows that concentration of reactant is
डिक्रीजिंग, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ये। तो निगेटिव साइन सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज कर रहा, ठीक है। अब सपोज इसका कंसंट्रेशन मैं कितना लिया, C1, यानी C1 ना लेकर के मैं CI ले रहा हूं। CI मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, CI फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, और दूसरा मैं ले लिया यानी CF, जो प्रोडक्ट बनने के बाद कितना बचा हुआ, तो इसको ले लिया CF, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब मैं रेट निकालूंगा यानी R इक्वल्स टू, तो R क्या डिफाइन कर रहा है, डेल्टा C अपन डेल्टा T। तो डेल्टा C का मीनिंग जब हम डेल्टा C निकालेंगे तो क्या आएगा, CF माइनस CI, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये निकालेंगे ना, अपन टाइम टेकन यानी डेल्टा T, आया समझ में। तो फाइनल कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, यानी फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का CF लेस देन क्या हो जाएगा, CI। इनिशियल तो ऑलवेज ज्यादा ही रहेगा ना, आया समझ में। देखो यहां पे सपोज ये रिएक्टेंट है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि T इक्वल टू 0 पे सपोज कि मैं C1 ले लिया, 4 मोलारिटी है। जब रिएक्शन किया तो रिएक्शन के बाद कुछ तो कंज्यूम होगा अमाउंट, तो आफ्टर कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट सपोज कि C2 यानी कि CF इसका 3 मोलारिटी बच गया, तो फाइनल कितना आ गया 3, इनिशियल कितना है 4, तो फाइनल माइनस इनिशियल करें क्या, निगेटिव ही तो आएगा ना। इसी वजह से क्या आएगा, यहां पे क्या लिखा हूं, निगेटिव, यहां पे निगेटिव आ रहा है, यही रीजन है कि इसका निगेटिव आएगा। और तो रिएक्टेंट यानी इस केस में अगर हम लोग देखें कि कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या जाएगा, और इधर रिएक्टेंट के बीच में ले लिया तो रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन लिया और इधर टाइम लिया, तो ग्राफ कैसा जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, जैसे से टाइम स्टार्ट हो रहा है, रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है ना। तो मैं कैसे दिखाऊं इसका, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इधर टाइम लिया, तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो मैं क्या लिख लूं, ऐसे इस तरह का, ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा, लिख लो। अब इस पर हम लोग दिखा भी सकते हैं, और थोड़ा इसको मैं बढ़ाकर दिखा दूं। अब इस पर मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं T1 मान लिया और ये T2, और T1 पे जो कंसंट्रेशन है उसको मैं क्या मान लिया, C1, यानी यहां पे C1, और ये T2 पे C2, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए। अब यहां से भी दिख रहा है कि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, और टाइम इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा हूं, तो टाइम इंटरवल तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो अब ये जो टर्म आया, ये डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा C, यही होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T, ये हो गया डेल्टा T, और यहां से आ गया ये रेट कितना, एवरेज डेल्टा C अपन यानी डेल्टा T, जो कि निगेटिव आएगा, यानी ये आ जाएगा CF माइनस CI अपन
डेल्टा टी। फॉर प्रोडक्ट, मिटा दो। चलो प्रोडक्ट के लिए हम लोग यानी R इक्वल्स टू डेल्टा सी अपन डेल्टा टी, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रेट आएगा। ऐसे रेट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ध्यान देना। ये यहाँ पे देखो, अब ये रिएक्शन यानी R से प्रोडक्ट P बन रहा, ठीक है। इसका T इक्वल्स टू 0 पे सपोज की कंसंट्रेशन फॉर्मोलरिटी है या जो भी हो 4-2 कुछ भी लिख सकते हो, कंसीडर कर ले। तो जब तक रिएक्शन नहीं हो रहा है तब तक ये क्या है, 0। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं, तो 0 होगा ना। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ T इक्वल्स टू T डैश, यानी कुछ टाइम जो है कंज्यूम हुआ, तो उस समय अब इसका ये 2 मोलरिटी तो रहेगा नहीं, तो कुछ घट करके सपोज कि मैं मान लिया कि आधा हो गया, 1 मोलरिटी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जितना खर्च होगा इतना ही इधर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यानी 1 मोलरिटी आया समझ में। तो प्रोडक्ट के लिए पहले क्या था, 0, और फाइनल क्या हो गया, उससे इंक्रीज कर गया ना। तो अगर मैं प्रोडक्ट के लिए देखूं तो इस केस में यानी कि CF ग्रेटर देन क्या होगा, CI। तो डेल्टा C मुझे क्या मिल गया, डेल्टा C ऑलवेज क्या मिल गया, पॉजिटिव, और डेल्टा T तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही। इसका मीनिंग ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया प्रोडक्ट के केस में, पॉजिटिव। और पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ क्या हो गया कि रेट ऑफ यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो लिख लेना, यहां भी लिख लेना, हियर पॉजिटिव साइन shows that concentration of product is increasing with respect to टाइम। तो टाइम के साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा है, और रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव आ रहा था। इधर मैं कंसंट्रेशन ले लिया प्रोडक्ट, इधर टाइम ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्या था, 0 था, पहले कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या था, 0, तो इस तरह से कुछ जाएगा, अब पॉजिटिव होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो, 2 पॉइंट कहीं भी मान लो इस तरह से, ये T1 और ये T2 फाइनल। तो ये T1 पे कंसंट्रेशन C1 और T2 पे C2, ठीक है। तो C2 को यहाँ पे CF मान सकते हो और ये CI मान सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज आ गया जो कि डेल्टा C को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डेल्टा T को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ R आ गया एवरेज डेल्टा C अपन डेल्टा T, जो कि पॉजिटिव आ गया, और ये CF माइनस CI अपन डेल्टा T।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग एवरेज के लिए ये लिख रहे थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए अब हम लोग यहाँ डेल्टा सी ना लिख करके डी सी लिखेंगे और डी टी लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग कि पार्टिकुलर मोमेंट पे उसका रेट क्या है, ठीक है। जैसे अभी मैं डिस्कस किया था, आपको 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो बीच में बहुत वेरिएशन होता है, ठीक है। लेकिन एवरेज में हम लोग टोटल डिस्टेंस देख रहे हैं, टोटल टाइम देख रहे हैं, और फाइनल हम लोग निकाल रहे हैं जो एवरेज, यानी कि 1 घंटे में कितना हम ट्रेवल किए थे, ठीक है, जो एवरेज बता रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए कि सपोज कि आप इस तरह से आपका जो है ग्राफ जा रहा है, ऐसे गए फिर ऐसे आए फिर ऐसे कांस्टेंट रहे, फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, फिर ऐसे आप मूव कर रहे हैं, तो कहीं पे देख रहे हैं जी यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सलेट कर रहा है, फिर डिस्लेशन भी हो रहा है, फिर कांस्टेंट भी हो रहा है, फिर एक्सलेट हो रहा है, फिर डिस्लेशन हो रहा है, तो इस तरह से वेरिएशन आ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग कि मुझे पार्टिकुलर मोमेंट पे पार्टिकुलर टाइम पे उसका स्लोप क्या है, यानी कहने का मीनिंग क्या रेट है। सपोज कि आपको इस पार्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो इस पार्टिकुलर टाइम पे यानी किस समय आप पहुंच रहे हैं, ठीक है, और उस समय कितना ये है डिस्टेंस है, वो मुझे पता करना है। तो पार्टिकुलर मोमेंट पे जो आप रेट निकालेंगे पार्टिकुलर टाइम में, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। यही आप यहां से यहां तक आप मूव किए, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना है, वो क्या बताएगा, कंप्लीट अगर निकाल रहे हैं रेट तो वो एवरेज बताएगा। लेकिन इसमें से किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे निकाल रहे हैं, इस पर निकाल लिए, यहाँ पे निकाल लिए, ऐसे निकाल लिए, इस पर निकाल लिए, सभी जगह आप देख रहे हैं सबका स्लोप अलग अलग है। तो एक पार्टिकुलर मोमेंट पे इंस्टेंट टाइम पर आप रेट को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टिकुलर टाइम पे, तो वो जो आप बताएगा रेट इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्लोप के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, और उसको हम लोग डीसी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन डीसी के फॉर्म में दिखाएंगे, और चेंज इन टाइम डीटी के फॉर्म में दिखाएंगे। और डीटी यहां पे क्या होगा, ये डीटी टेंस टू जीरो, जीरो नहीं होगा, मैथ्स में आप पढ़ते हो ना लिमिट, तो टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या होता है, जीरो नहीं है, जीरो के जस्ट क्लोज, यानी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना dt का मीनिंग क्या हो गया, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो बहुत कम समय में एक पार्टिकुलर मोमेंट पे पार्टिकुलर टाइम पे क्या उसका स्लोप है, क्या जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिफाइन करना है इंस्टेंटेनियस होता है। अब डीसी यहां भी वही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन यहां भी वही रहेगा, लेकिन लिखेंगे हम लोग डीसी के फॉर्म में। फॉर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए यहां भी यानी आर इंस्टेंटेनियस अगर पता करना है तो डीसी अपॉन dt, और यह भी क्या होगा निगेटिव, और सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी निगेटिव साइन वही रहेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो चेंज अगर देखा जाए तो भी यहीं पे हो, यहाँ भी सेम होगा, सी एफ माइनस सी आई अपॉन dt, तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी एफ क्या होगा, लेस होगा सी आई से, तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगा, तो यही रहेगा। लेकिन अब इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो कैसा जाएगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ यहां पे सिमिलर रहेगा,
डिक्रीज करेगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो इस तरह का कुछ सीन आएगा। और इसका आप देखो यहाँ पे, यानी पार्टिकुलर टाइम पे अगर निकालनी है तो ये स्लोप देखो, स्लोप क्या जा रहा है, निगेटिव, डाउनवर्ड में जा रहा है ना, तो निगेटिव जा रहा है ना, कंसंट्रेशन यानी क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे स्लोप यानी पार्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ पे मैं निकाला ये रेट क्या है, यानी कि रेट क्या होगा, डी अपॉन डी टी, ठीक है। और ये कैसा होगा, डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू निगेटिव। और ये जो रेट बता रहा है ये क्या स्लोप को डिफाइन कर रहा है ना, ये रेट यानी ये कंसंट्रेशन है और टाइम है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, ठीक है। स्मॉल टाइम इंटरवल में ये कंसंट्रेशन इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर टाइम इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कंसंट्रेशन टाइम का ये भी क्या है, ग्राफ है ना। और इंस्टेंटेनियस मोमेंट यानी पार्टिकुलर टाइम पे ये स्लोप दिख रहा है यहाँ पे, यानी हर एक जगह क्या हो रहा है, स्लोप चेंज कर रहा है ना, ईच एंड एवरी मोमेंट पे स्लोप चेंज कर रहा है। तो स्लोप रेट जो बता रहा है स्लोप ही तो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, स्लोप। स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव। तो स्लोप यहाँ पे निगेटिव आया, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस में ये आ गया स्लोप नेगेटिव। तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी सी अपन डी टी, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका भी सेंस वही रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। और ये सी एफ माइनस सी आई अपन डी टी, जो कि यहाँ पे सी एफ ग्रेटर देन सी आई होगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट टाइम, तो फिर यहाँ भी इसी तरह का ये जाएगा। और ये इसका अगर हम लोग स्लोप निकाले तो पार्टिकुलर मोमेंट पे इस पे कैसा दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना कंसंट्रेशन, इधर टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू यानी आर इंस्टेंटेनियस आ जाएगा डी सी अपन डी टी, ठीक है। यानी ये स्लोप बता रहा है और ये स्लोप कैसा आ गया, पॉजिटिव, जो कि tan थीटा बता रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव वहां भी आ रहा था, पॉजिटिव यहां भी आ रहा है, ठीक है, और आना भी चाहिए था। थर्ड पॉइंट है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे ये उतना यूजफुल नहीं है अपने सिलेबस में, हाँ एडवांस में ही ये सिर्फ आ सकता है, जेई मेन और नीट में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग जैसे अभी हम लोग ये निकाल रहे हैं कि आर यानी एवरेज इक्वल्स टू या इनिशियल जो भी हो, तो डेल्टा सी अपन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस में निकाल रहा है तो डी सी अपन डी टी निकाल रहा है, ठीक है। मीनिंग तो दोनों का सेम है, सिर्फ अलग अलग ये पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पार्टिकुलर मोमेंट पे है और ये लार्ज टाइम इंटरवल पे है, ठीक है। तो अब इसमें है क्या, रेट तो दोनों है, ये इंस्टेंटेनियस है और ये एवरेज है। तो इसमें है कि जैसे ये कंसंट्रेशन जो हम लोग देख रहे हैं और रेट और टाइम, इनके जो बीच रिलेशन है, रेट का मेन इस पे डिपेंड करता है कि लार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज केस में हम लोग देखे थे ना, यानी डेल्टा टी वेरी लार्ज हो गया तो ये क्या हो गया, स्लो, वेरी स्लो, और ये स्मॉल हो गया तो ये क्या हो जाता है, वेरी फास्ट। तो अब इसी पे मेन डिपेंड करता है, यानी अगर कंसंट्रेशन जो चेंज कर रहा है क्या, डीसी चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर
यानी टी के फंक्शन में दे दिया, सपोज कि कंसंट्रेशन यहाँ पे दे दिया एक्स प्लस बीटा टी ऐसे कुछ करके दे दिया, या वाई प्लस अल्फा टी ऐसे कुछ करके कंसंट्रेशन दे दिया, यानी टी का फंक्शन में कंसंट्रेशन दे दिया। तो आप करोगे क्या, यानी इसके लिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हो क्या मिल जाएगा, डी सी अपॉन डी टी आएगा। तो ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, जीरो। अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा अल्फा, क्योंकि डी टी अपॉन डी टी कितना 1। अगर इसको करते हो तो कितना, ये कांस्टेंट जीरो, प्लस यहाँ बीटा बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है इसके लिए अल्फा। तो अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अल्फा का मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, अल्फा का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अल्फा का मैग्नीट्यूड अब पुट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा जैसे टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद अल्फा का मुझे मैग्नीट्यूड आ गया, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आ गया, ठीक है। ये अल्फा का मैग्नीट्यूड इसमें पुट करके हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा का मैग्नीट्यूड इसमें पुट कर लिए या बीटा का मैग्नीट्यूड इसमें पुट कर लिए, तो ये कंसंट्रेशन ही है ना। तो t इक्वल टू जीरो पे यानी इसको जीरो करके हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो अल्फा का मैग्नीट्यूड आया या बीटा का मैग्नीट्यूड, इसमें हम पुट करके क्या कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मुझे कंसंट्रेशन कौन सा बताएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है मेंस और नीट में तो कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो एडवांस में इस तरह से पूछता है, ऐसे नॉर्मली नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो नोट कर लो, हो गया, उसको नोट कर लो इधर में। अब चलो देखो यहाँ पे रेट एवरेज हम लोग ये लिख रहे हैं और इंस्टेंटेनियस के लिए ये लिख रहे हैं। अब ये रेट को हम लोग कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में ही डिफाइन कर सके। अभी मैं पहले ही डिस्कस किया था कि रेट के बहुत सारे वेराइटीज हैं, अपने डेली लाइफ में भी अगर मूव कर रहे हैं तो वो भी रेट है, कितने समय में कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल किए। आप खाना खाने बैठे हो उसका भी रेट निकाल सकते हो, कितने समय में कितने थाली खा लिया, है ना। कोई है सेकेंडों में एक रोटी निकल जाता है, और कोई है कि हाँ इसमें भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो रेट हर चीज का आप निकाल सकते हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कितना आ रहा है किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी में, वो क्या बताएगा, रेट बताएगा। तो क्या हम सिर्फ डीसी के रिस्पेक्ट में निकाले, यहां ये भी तो हम लोग निकाल सकते हैं डीपी बाई डी प्रेशर के रिस्पेक्ट में। प्रेशर के टर्म में क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर। और टाइम कंसंट्रेशन है तो डीसी। तो इस चैप्टर में मेनली ऐसे जो है हम लोग को दो ही फेज में निकालने को आता है, या तो प्रेशर का टर्म है नहीं तो कंसंट्रेशन का टर्म, इस पर ध्यान देना होगा। अब इसका यूनिट की अगर बात करें तो रेट का यूनिट क्या होगा, प्रेशर के टर्म में कंसंट्रेशन के टर्म में, बता सकते हो। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिख सकते हो, अगर ये रेट डीसी अपॉन डीटी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ठीक है, डेज भी हो सकता है। तो सिर्फ हम सेकंड नहीं लिख सकते हैं, पर टाइम लिख लिए, टाइम जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर हो गया, ये टाइम यानी मोल पर लीटर पर टाइम। यही अगर आर डीपी अपॉन डीटी दिया हुआ है तो फिर ये चेंज इन प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पर टाइम,
तो अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली ये हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग कि प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट यूनिट टाइम में कितने कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज कर रहा, उसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस में क्या है और एवरेज में क्या है और कितने टाइप्स के रिएक्शन होंगे। तो इंस्टेंटेनियस में पार्टिकुलर यानी मोमेंट पे या वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कितने कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज कर रहा, और एवरेज में क्या है कि लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में कंसंट्रेशन या प्रेशर का कितना चेंजिंग आया। ठीक है, इन दोनों बस यही डिफरेंस है। बाद में अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, चलो जिसमें एक रिएक्शन लिया है अमोनिया का। ठीक है, तो N2 और हाइड्रोजन यानी कि N2 और H2 का रिएक्शन कराकर तो अमोनिया बनाया गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके मैं लिख दिया, इसमें 6 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसमें से किसी एक का रेट अगर दे दिया हुआ है तो ये दोनों टर्म क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कंपोनेंट है और ये यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो इनके लिए रेट जो आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों के लिए निगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव रेट आएगा और यहाँ पे निगेटिव रेट आएगा दोनों का। तो देखते हैं, अगर मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो R इक्वल्स टू यानी DC ऑफ N2 अपन dt। ठीक है, तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, रिएक्टेंट है। और दूसरा क्या आ जाएगा इसके लिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो निगेटिव ऑफ DC ऑफ क्या, H2 अपन dt, और इसके लिए पॉजिटिव लिखेंगे DC ऑफ NH3 यानी अमोनिया अपन dt। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों कंपोनेंट में देखा जाए यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो जिसका जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वलाइज करने के लिए। तो N2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, हाइड्रोजन H2 का कितना है 3, और इसका कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब N2 का कुछ नहीं है तो 1 है यानी कि 1 रहने दिए। इसमें कितना है तो 1/2 से, और इसका कितना है, सॉरी 3 है ना, 3, और ये कितना 1/2। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वलाइज कर लेते हैं। अब सपोज कि इसमें से किसी एक का मुझे पूछ लिया, सपोज कि H2 का पूछ लिया या N2 का पूछ लिया, तो अगर रिएक्टेंट का पूछ रहा है इसका मीनिंग कि अब ये रेट ऑफ क्या पूछेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट का पूछता है तो रेट ऑफ अपीयरेंस। ये ध्यान देना, रेट ऑफ अपीयरेंस यहां पे लिख देते हैं, फॉर प्रोडक्ट रेट ऑफ अपीयरेंस।
अगर कहीं रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहा है तो किसके लिए वो पूछ रहा है? प्रोडक्ट के लिए। अपीयरेंस का मीनिंग कि वो प्रोडक्ट यानी रिएक्शन होने के बाद कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना अपीयर्ड हुआ। और डिसअपीयरेंस यानी कितना सो चेंज किया, कितना से डिक्रीज किया। नाम से ही पता चल रहा है डिसअपीयरेंस यानी कितना सो डिक्रीज कर रहा। तो डिक्रीज कौन सा कर रहा है? जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। तो उसका खर्च हो रहा है और ये इन्हें इसका डिक्रीज करेगा, इसका प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट के लिए ये टर्म अप्लाई करेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, चलो। तो अब मुझे अगर यहां ध्यान देना, अगर मुझे रेट दे दिया और किसी एक का यहां पे पूछ लिया कि रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कितना है, तो पहले जिसका सपोज कि इसका दे दिया, इसका पूछ लिया, तो इन दोनों को इक्वलाइज कर लो। ठीक है, यानी R इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे हम लोग? जो भी एक्स वाई जेड जो कुछ भी दे दे, तो सपोज कि एक्स दिया हुआ है, अब जो भी मैग्नीट्यूड में कुछ भी दे सकता है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डी सी ऑफ N2 अपॉन डी टी, और इज इक्वल्स टू क्या? 1/3 माइनस में भी है डी सी ऑफ H2 अपॉन डी टी। तो ये दिया हुआ है x यानी इसके लिए, तो इन दोनों का रिलेशन बना लो। इसका पूछ रहा है, इसका कर लो। ठीक है, तो ये 3 से इधर मल्टीपल में चला जाएगा, बच जाएगा यही ना, इसका निकल जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दोनों, वो तो माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि किसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग हो रहा है, किसका इंक्रीजिंग हो रहा है। वो तो मैं पहले बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा? रेट पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ये सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है कि किसका डिक्रीजिंग हो रहा है कंसंट्रेशन या प्रेशर, और किसका इंक्रीजिंग हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो चलो नोट कर लो। अब एक जनरल इक्वेशन में लिया, इसके लिए ये रेट डिफाइन करनी है, लिखनी है। तो जनरल रिएक्शन के लिए इसके लिए कोफिशिएंट क्या हो गया? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसके लिए B, इसके लिए M और इसके लिए N। तो ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट, और ये दोनों रिएक्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? R इक्वल्स टू यहाँ पे डी सी ऑफ A अपॉन डी टी 1/A नेगेटिव लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। और फिर सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ? B के लिए डी सी ऑफ B अपॉन डी टी और माइनस 1/B, यानी जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते चलना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, और डी सी ऑफ क्या? M अपॉन डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा 1/M, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा 1/N पॉजिटिव, और डी सी ऑफ N अपॉन डी टी। कौन सा? हाँ, ये कोफिशिएंट बैलेंस करके कोफिशिएंट से डिवाइड करते जाओ, सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका दिया हुआ किसी एक का पूछ सकता है, इसका दे दिया, इसका पूछ लिया, इन दोनों को इक्वलाइज कर लो। इसका दिया, इसका पूछ लिया, तो इन दोनों को इक्वलाइज कर दो। ठीक है,